हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का किरोशा एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओबीजी के रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो अब तक हम लोग बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आप लोग जो है वो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे जो है वो हमसे कनेक्ट हो जाए। जिनको भी ओबीजी में ऐसा लगता है कि ओबीजी के सारे टॉपिक कैसे कवर करें, सारे क्वेश्चन कैसे पढ़ें, तो उनके लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू भी हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कशन कर रहे हैं। तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट हमसे कनेक्ट हो जाएं। और आपने जीएमसी उधमपुर और जेकेएसएसबी की प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर ही दी होगी। बाकी जीएमसी हांडवारा के अंदर भी जो आपके फॉर्म है वो वापस से उसकी डेट जो है वो बढ़ गई है, आपको पता चली गया होगा। तो अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो भर दीजिएगा, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो उसमें भी ये एमसीक्यू जो है वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए और आंसर करिए। क्या राइट आंसर रहेगा? पूछा गया है क्वेश्चन में, द ऑर्गन विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू फीटस इज लीवर, यूट्रस, ओवेरी या प्लेसेंटा। इसके बारे में पहले ही हम लोग है ना डिस्कशन कर चुके हैं। तो जल्दी से आप लोग बस आंसर करिए, क्या राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है आपका। फटाफट से आंसर करिए, व्हाट इज द करेक्ट वन। चलिए, द ऑर्गन विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू फीटस। फीटस को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, ऐसा पूछा गया है। बहुत ही इजी। तो क्या लीवर करता है? नो। यूट्रस करता है? नहीं। ओवेरी करती है? नहीं। तो कौन करता है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो होती है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, यानी कि प्लेसेंटा के अंदर ही गैसेस का एक्सचेंज होता है। प्लेसेंटा के अंदर ही से ही न्यूट्रिशन जो है वो बच्चे तक पहुंचता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द मेन सब्सटेंस दैट आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द फीटस इज बिलिरुबिन, CO2, यूरिक एसिड या टिश्यू। चलिए आंसर करेंगे, क्या राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। मेजर वेस्ट प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये पूछा गया है यहाँ पे। आंसर करिएगा फीटस के मेटाबॉलिज्म से। फीटस में भी मेटाबॉलिज्म होता है, तो मेटाबॉलिज्म से मेजर वेस्ट प्रोडक्ट जो सिक्रीट होता है वो कौन सा है, जल्दी से आंसर करिएगा। क्या राइट आंसर रहेगा? और ये जो सिक्रीट होता है वो डिफ्यूज होता है प्लेसेंटा से मैटरनल ब्लड में। यूरिक एसिड, यूरिया वगैरह भी एक्सक्रीट आउट होते हैं या रिड्यूस होते हैं, वो भी मैटरनल ब्लड में ट्रांसफर होके फिर बॉडी से बाहर जाते हैं। तो ये कौन सा ऐसा है? तो मेजर सब्सटेंस, वैसे तो यूरिक एसिड भी जाता है लेकिन मेजर सब्सटेंस पूछा गया है, तो CO2 जो है वो मेजर रूप से फीटस के मेटाबॉलिज्म से एक्सक्रीट आउट होता है। कैसे एक्सक्रीट आउट होता है? तो प्लेसेंटा, वापस प्लेसेंटा में तो जाएगा ही सही, ठीक है, तो फिर प्लेसेंटा से वो मैटरनल ब्लड के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो CO2 यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट क्रॉस प्लेसेंटा। इनमें से कौन सी मेडिसिन जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती है? ए ऑप्शन है हेपेरिन, बी मॉर्फिन, सी नेलेक्सोन या डी वॉरफेरिन। चलिए फटाफट आंसर करेंगे, बहुत ही अच्छा एमसीक्यू है। चलिए आंसर करेंगे। ये कौन सा हार्मफुल होगा, कौन सा नहीं होगा, ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट पे या मॉलिक्यूलर साइज पे डिपेंड करता है। क्लियर है? अब आपको पता होगा कि जो एंटीकोगुलेंट ड्रग है, जो वॉरफेरिन है, वो हम नहीं दे सकते। वॉरफेरिन क्या करता है? प्लेसेंटा के को क्रॉस करने के बाद में ये फीटस के अंदर कोई ना कोई एनोमलीज कॉज करता है। ठीक है, तो वॉरफेरिन तो हम वैसे ही नहीं दे सकते हैं, तो इसको पहले ही कैंसिल कर दो एंटीकोगुलेंट में। क्लियर है? उसके बाद में मॉर्फिन और नेलेक्सोन ओपियोइड एनाल्जेसिक है। ठीक है, ओपियोइड एनाल्जेसिक है, लेकिन ये भी बच्चे के लिए प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे के अंदर एनोमलीज करती हैं, तो ये भी जो ड्रग है वो नहीं दी जाती है प्रेगनेंसी में। लेकिन हिपेरिन एक ऐसी ड्रग है जिसका मॉलिक्यूलर साइज जो है वो बड़ा होता है, लार्ज होता है, जिसकी वजह से ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाता है और एक तरह का ये एंटीकोगुलेंट है। तो इस ड्रग को सेफली एडमिनिस्टर किया जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। हेपेरिन दे सकते हैं, वॉरफेरिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे ए हमारा सही जवाब
रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा एमसीक्यू था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए कंडीशन इन विच प्लेसेंटा इज डायरेक्टली अटैच टू द मायोमेट्रियम। आंसर करेंगे प्लेसेंटा का इन्वर्ट जो होता है, ठीक है, यानी कि प्लेसेंटा जो है वो सबसे पहले प्लेसेंटा बनती है, तो प्लेसेंटा का इन्वेशन जो होता है, इन्वर्ट जो होता है प्लेसेंटा, आपको पता है कि आपके जो एंडोमेट्रियम की लेयर है, इनरमोस्ट लेयर, एंडोमेट्रियम जो लेयर है उसके बेसालिस लेयर जो होती है वहां पे इन्वर्ट होना शुरू होता है। क्लियर है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी कंडीशन है जो जिसमें प्लेसेंटा डायरेक्टली मायोमेट्रियम यानी कि जो मिडिल लेयर है, ठीक है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, तो एंडोमेट्रियम की बेसालिस लेयर में प्लेसेंटा इन्वर्ट होता है, प्लेसेंटा ग्रो करता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है मायोमेट्रियम, यानी कि देख लीजिए ये पेरीमेट्रियम आउटर में मोस्ट लेयर हो गई किसकी, यूट्रस की, ये मायोमेट्रियम जो मिडिल लेयर है, और ये बेसालिस लेयर है। उसके बाद में प्लेसेंटा एक्चुअली यहाँ पे इन्वर्ट होना चाहिए, इसकी दो लेयर फंक्शनलिस और बेसालिस, तो इसकी बेसालिस लेयर जो होती है वहां पे प्लेसेंटा इन्वर्ट होता है, तो एक्चुअली यहां होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्लेसेंटा जो है वो डायरेक्टली मायोमेट्रियम जो लेयर है वहां तक इन्वर्ट हो गया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो प्लेसेंटा प्रीविया बोलेंगे। नहीं, ये तो एपीएच का टाइप है प्लेसेंटा प्रीविया, एब्रेप्शियो प्लेसेंटा दोनों एबनॉर्मलिटी है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट बेटलडोर प्लेसेंटा प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी है, ये भी नहीं होगा। प्लेसेंटा मार्जिन में रहता है ऐसा कहा गया है, तो ये भी नहीं होगा। वेलमेंटस प्लेसेंटा प्लेसेंटा मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है, तो ये भी नहीं होगा। ये सब प्लेसेंटा की एबनॉर्मलिटी है। तो यहाँ पे हमें जो पूछा गया है वो प्लेसेंटा इन्वर्ट होने के बारे में पूछा गया है, तो इसको हम बोलेंगे जो डायरेक्ट मायोमेट्रियम में अटैच हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा एक्रीटा, यानी कि सी जो है वो हमारा राइट आंसर रहेगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है एंड वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, याद रखिएगा। नेक्स्ट है what is placenta accreta? It is the condition in which the placenta is anchored to myometrium. B, it is the condition in which the placenta is attached to upper uterine segment. C, it is the condition in which the placenta is anchored to endometrium. And D option है it is the condition in which the placenta is attached to lower uterine segment. वेरी इजी क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा, आपको आंसर करना है। क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा, प्लेसेंटा एक्रीटा के बारे में पूछा गया है, ठीक है, तो आंसर करिएगा। प्लेसेंटा की इन्वेड जो होता है उसके तीन तरीके के टाइप होते हैं, प्लेसेंटा एक्रीटा, प्लेसेंटा इनक्रीटा और प्लेसेंटा परक्रीटा। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं प्लेसेंटा एक्रीटा की, और प्लेसेंटा एक्रीटा जो होती है वो तीन लेयर जो होती है उसमें से मायोमेट्रियम तक पहुंच जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा एक्रीटा। तो यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट, व्हेन द प्लेसेंटल विलाई इन्वर्ट the myometrium in the placenta is termed as placenta accreta, increta, percreta या extra coriolis। चलिए आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहां पे रहेगा। चलिए आंसर करिएगा। चलिए आंसर करिएगा। तो अब देखियो प्लेसेंटा एक्रीटा जो था वो तो तीन लेयर में से यहां तक पहुंचा है, लेकिन प्लेसेंटा इनक्रीटा जो दूसरे नंबर का टाइप होता है उसमें मायोमेट्रियम के और ज्यादा डीप साइड, और मायोमेट्रियम जो लेयर होती है उसके भी और ज्यादा डीपर, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने जो बनाई है वो सैंपल बनाई है सिर्फ, इसीलिए आपको पतली सी लाइन दिख रही है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये जो मायोमेट्रियम की दीवार तक टच होए, यहां तक पहुंचे, वो तो एक्रीटा, लेकिन थोड़ा और डीपर चला जाए वो कौन सा होता है, प्लेसेंटा इनक्रीटा। क्लियर है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बी करेक्ट आंसर हमारा रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द प्लेसेंटा एबनॉर्मलिटी इन विच accessory lobe is developed from the activated villi on the chorionic leaf is placenta succinsurata, placenta superior, placenta extracoriolis या placenta marginata। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा यहाँ पे।
और प्लेसेंटा परक्रीटा जो रहता है, यहाँ पे जो ऑप्शन आया वो भी देख लेना, प्लेसेंटा एक्रीटा में और भी ज्यादा डीपर यानी कि यूटेराइन वॉल तक पहुंच जाती है। क्लियर, याद रखना एक्रीटा मतलब कि सुपरफिशियल, विलाई के सुपरफिशियली होता है, ठीक है, और थोड़ा डीपर होता है मायोमेट्रियम के ही, और यूट्राइन वॉल को क्रॉस करता है, दैट इज कॉल्ड परक्रीटा। क्लियर है, तो यहाँ पे पूछा गया है प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी इन विच एक्स्ट्रा लोब प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा लोब प्रेजेंट होता है, विलाई जो कॉरियोनिक विलाई होती है, ठीक है, ऊपर की जो लेयर होती है प्लेसेंटा की, उससे कनेक्ट होके अलग से लोब प्रेजेंट होता है, उस प्लेसेंटा का नाम पूछा है, तो जल्दी से आंसर करिएगा। उसमें क्या होता है, जैसे ही आपके ये प्लेसेंटा है, ये अम्लाइकल कोड है। क्लियर है, अब क्या होता है इसी के थ्रू, यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऐसे ऐसे क्या होता है, यहाँ पे अलग से लोब प्रेजेंट होता है प्लेसेंटा के कोरियन से निकल के, और यहाँ पे ब्लड सप्लाई भी चालू रहती है, उसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा सक्सिन चुरेटा। ए सही जवाब रहेगा। क्लियर है, तो ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे और भी एबनॉर्मलिटी आएंगी जिसको हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर है, तो आप आंसर करिएगा नेक्स्ट, इन विच टाइप ऑफ प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी देयर इज इन वन और मोर लोब ऑफ प्लेसेंटा प्लेस्ड एट वेरिंग डिस्टेंस फ्रॉम मेन प्लेसेंटल मार्जिन, कौन सा होगा, जल्दी से आंसर करिएगा, क्लास को शेयर करना है। चलिए, तो क्वेश्चन आपके सामने है, ए ऑप्शन है प्लेसेंटा मार्जिनाटा, बी ऑप्शन है प्लेसेंटा मेम्ब्रेनिका, सी ऑप्शन सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा, या डी प्लेसेंटा सक्सिनचुरिया। आंसर करेंगे, अभी हमने पढ़ा है, तो जल्दी से आंसर करिए, सेम पूछा गया है आपको, तो आपको आंसर भी आपका जो रहेगा वो सेम यहाँ पे रहने वाला है। तो आंसर करिए, क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। चलिए आंसर करिएगा, तो देखिए यहाँ पे भी सेम चीज पूछी गई है, तो इसी तरीके से ब्लड वेसल से लोब जो है वो एक्स्ट्रा प्रेजेंट रहता है, और इसमें ब्लड सप्लाई भी रहती है, तो वही यहाँ पे क्या हुआ, प्लेसेंटा सक्सिनचुरेटा, डी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, द प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी इन विच अ थीन फाइब्रस रिंग इज प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ द chorionic plate where the fetal vessel appear to terminate is, ए ऑप्शन है सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा, बी प्लेसेंटा मेम्ब्रेनिका, सी प्लेसेंटा मार्जिनाटा, और डी प्लेसेंटा सुपीरिया। चलिए आंसर करेंगे, क्या राइट आंसर रहेगा यहाँ पे एवरीवन। क्लास को शेयर करना है और साथ में आंसर भी करना है। तो देखिए यहाँ पे जो पूछा गया है उसमें उस प्लेसेंटा की एबनॉर्मलिटी में क्या होता है कि इस तरीके से प्लेसेंटा आपको दिखाई देती है। प्लेसेंटा जनरली क्या होती है, साइड का पोर्शन जो होता है वो थीन होता है, और अंदर का पोर्शन थोड़ा उभरा हुआ रहता है, आपने देखा होगा बहुत बार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस प्लेसेंटा के एबनॉर्मलिटी में क्या होता है कि जो रिंग जो होती है वो तो हल्की सी आपको थिक दिखाई देगी, और अंदर वाला पोर्शन जो रहेगा वो थिन दिखाई देगा। क्लियर, इस तरीके से, ठीक है। तो ये कौन सा प्लेसेंटा हुआ, सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा, जिसके बारे में यहाँ पे बोला गया है कि फाइब्रस रिंग प्रेजेंट होती है, कहां पे, प्लेसेंटा के मार्जिन पार्ट में ऑफ द कोरियोनिक प्लेट वेयर द फीटल वेसल अपीयर टू टर्मिनेट, ठीक है। इस तरीके से फीटल वेसल्स अपीयर होती है, तो ये जो प्लेसेंटा होता है दैट इज कॉल्ड सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा।
क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे जीएमसी उधमपुर जेके एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कोर्स अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो अभी तक आपने पढ़ना शुरू नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है आपके पास में। सो इफ यू वांट टू गेट सक्सेस, इफ यू वांट टू गेट गवर्नमेंट जॉब, तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन तो करनी ही पड़ेगी, तो प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। और हाँ, जो भी बच्चे नॉट सेट 10 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एमसीक्यू क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, तो वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मोर एंड मोर एमसीक्यू पढ़ना चाहते हैं तो हमें इसी नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करिए। नेक्स्ट, द कोड इज अटैच्ड टू the margin of the placenta, identify cord abnormality, velamentous placenta, Battledore placenta, placenta membranica या vasa placenta। आंसर करिएगा, the cord is attached to margin of the placenta। कौन सी कोड की एबनॉर्मेलिटी होगी? अब हम कोड की एबनॉर्मेलिटी की बात कर रहे हैं जिसमें प्लेसेंटा जो है वो मार्जिन पे अटैच्ड है। चलिए आंसर करेंगे, क्या राइट आंसर रहेगा? यस, मार्जिन का मतलब होता है एज पर, किनारे पे, ठीक है। प्लेसेंटा के अंदर कोड जो है वो किनारे पे अटैच है। ये किनारे जनरली कहां अटैच होती है? ये यहाँ पे, लेकिन इस वाले एबनॉर्मलिटी में मार्जिन पे अटैच्ड है, ठीक है। तो एज पे, किनारे पे अटैच है। क्लियर है? तो ऐसी प्लेसेंटा को क्या बोलेंगे? एबनॉर्मलिटी को, कोड एबनॉर्मलिटी को बेटलडोर प्लेसेंटा। बी करेक्ट आंसर यहां पे रहेगा। ये कोड की एबनॉर्मलिटी है। कैसी? कि प्लेसेंटा जनरली ऐसे अटैच होता है। कोड कैसे अटैच होती है प्लेसेंटा से? इस तरीके से, बीच में से। लेकिन यहां पे इस एबनॉर्मलिटी में यहां से कनेक्टेड है, एज से कनेक्टेड है, यानी कि वो कौन सा होगा? बेटलडोर प्लेसेंटा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द कोड अटैच इन अ बेटलडोर प्लेसेंटा? अभी पूछा गया है, वेरी इजी आंसर करिएगा। ओनली टू द मेम्ब्रेन of the placenta, be unattached to the placenta, to the center of the placenta या to the placental margin। आंसर करिएगा। अभी मैंने बताया आपको कि प्लेसेंटा कहां पे अटैच होता है, बेटलडोर प्लेसेंटा में। वेरी इजी, फटाफट आंसर करिए, क्या राइट आंसर यहां पे रहेगा आपका? ठीक है, तो देखिए ऐसी अगर प्लेसेंटा की एबनॉर्मलिटी होती है तो मॉनिटर तो करना ही पड़ेगा। क्लियर है? और ये एबनॉर्मलिटी बेटलडोर, अभी मैंने बताया मार्जिन पे प्लेसेंटा अटैच्ड है, यानी कि बेटलडोर प्लेसेंटा रहेगा। नेक्स्ट है, द कोड दैट इज इंसर्टेड इनटू द मेम्ब्रेन एट अ डिस्टेंस फ्रॉम एज ऑफ प्लेसेंटा। बेटलडोर इंसर्शन ऑफ कोड, सर्कमवैलेंट प्लेसेंटा, सक्सिंचुरिएट प्लेसेंटा या वेलामेंटस इंसर्शन ऑफ कोड। चलिए आंसर देंगे, क्या राइट आंसर रहेगा यहां पे? चलिए आंसर करिए। चलिए पूछा गया है यहां पे कोड दैट इज इंसर्टेड इनटू द मेम्ब्रेन, यानी कि कोड जो रहती है, क्लियर, अम्लाइकल कोड कहां पे अटैच रहती है? जनरली ऐसे। लेकिन इस वाले एबनॉर्मलिटी में कहां पे अटैच होगी? जो मेम्ब्रेन वाला साइड है, प्लेसेंटा की जो मेम्ब्रेन होती है वहां से ये अटैच्ड हो जाता है। क्लियर? और वहां पे वार्टन जेली का प्रोटेक्शन भी नहीं होता है, ठीक है, जो वेसल्स को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, पंपिंग से प्रोटेक्ट करती है, वैसा उसका नेचर होता है। हमने पढ़ा था वार्टन जेली जो रहती है, ठीक है, कोड के ऊपर रहती है, तो ये प्रोटेक्शन भी वहां पे नहीं होता है, जिसकी वजह से ये रप्चर होने के चांसेस भी इसके ज्यादा रहते हैं। क्लियर है? तो वासा प्रीविया जो होता है एबनॉर्मलिटी वैसे टाइप का ही होता है ये, जिसको हम क्या बोलेंगे? वेलामेंटस इंसर्शन ऑफ प्लेसेंटा, जहां पे प्लेसेंटा मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होती है, मेम्ब्रेन में इन्वेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ प्लेसेंटा इज कॉल्ड एमनियन, यॉर्क सैक, कोरियन या मेनिंजाइटिस। चलिए आंसर करेंगे, क्या राइट आंसर रहेगा? क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आंसर करना है। साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज एमसीक्यू हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए दोबारा नया क्वेश्चन आपके सामने है, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ प्लेसेंटा। वेरी इजी, आउटर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? तो एमनियन, जो कि फीटल लेयर होती है, शाइनी सरफेस होती है, और मैटरनल सरफेस जो कि बाहर वाली होती है, जिसको हम कोरियन बोलते हैं, जो कि रफ सी आपको दिखाई देगी। ठीक है, जो तो ये कौन सी होती है? कोरियन इज द करेक्ट आंसर। मेनिंजाइटिस यहाँ पे नहीं होगा,
यॉर्क सैक भी नहीं, एमनियन इनर मोस्ट लेयर है। नेक्स्ट, द फीटल मेम्ब्रेन दैट डज नॉट हैव एनी ब्लड सप्लाई, nerve supply or any lymphatic supply is chorionic, chorion and amnion, amnion या फिर none of this। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा? चलिए आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा? एवरीवन क्लास को शेयर करना है, साथ में आंसर करिएगा। तो ये ऐसी लेयर है जो कि एमनियोटिक फ्लूइड का सिक्रीशन करती है। पहला तो इसका काम ये होता है कि ये एमनियोटिक फ्लूइड का क्या करती है? सिक्रीशन करती है। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड का ये सिक्रीशन करती है। और ऐसी लेयर जिसमें नो नर्व सप्लाई, नो नर्व, नो ब्लड सप्लाई। ठीक है, ये सिर्फ एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जो चारों तरफ कवर करने का काम करती है। और ऐसी लेयर का नाम क्या होता है? एमनियन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एमनियन एक ऐसी लेयर जिसमें नो ब्लड सप्लाई, नो नर्व सप्लाई, सिर्फ ट्रांसपेरेंट एक लेयर होती है जो एमनियोटिक फ्लूइड बनाने में हेल्प करती है। थीन लेयर होती है। क्लियर है? तो यहाँ पे सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है उसमें मेजर क्या चीज होती है, ये पूछा गया है। फीटल यूरिन, फीटल प्लाज्मा, मदर्स प्लाज्मा या मदर्स यूरिन। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा एवरीवन? चलिए, एमनियोटिक फ्लूइड में ज्यादातर क्या पाया जाता है, ये पूछा गया है। तो देखिए, एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है उसका एट टर्म अगर हम बात करें तो 600 to 800 ml रहता है, और ऐसा रहना भी चाहिए। क्लियर है? क्योंकि वो जरूरी है, लंग्स को ग्रो करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और बाकी भी बहुत सारे इसके बेनिफिट होते हैं। टेम्परेचर मेंटेन करता है एंड शॉक एब्जॉर्बर रहता है। ठीक है, अचानक से कोई झटका लग जाए। प्लस ये रिसाइकल होता है। ठीक है, ये जो होता है वो क्या होता है? रिसाइकल ये चीज होती है। और इसमें अर्लियर जो रहता है वो तो मदर मैटरनल ब्लड का ट्रांसड्यूडेट होता है ये, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर में जब एंटर करते हैं उसके बाद में इसका मेजर पार्ट, क्योंकि आपको पता है 12 वीक के बाद में किडनी स्टार्ट टू फॉर्म यूरिन इन अ फीटस। ठीक है, ये आपको पता है। इस वजह से सेकेंड ट्राइमेस्टर में जब एंटर होता है उसके बाद में इसका मेजर जो इसमें पार्ट होता है एमनियोटिक फ्लूइड में, वो होता है फीटल यूरिन। ठीक है, अर्लियर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है? मैटरनल ब्लड का ट्रांसड्यूडेट। और जो सेकंड ट्राइमेस्टर के बाद क्या होता है? मेजर पार्ट जो होता है वो फीटल यूरिन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए जो है वो आपका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट, fetus swallows some amount of liquor every day, about 300 ml, 400 to 700 ml, 200 ml या none of the above। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर करिए। चलो आंसर करिएगा। तो देखिए, अगर ये फीटस जो है वो स्वेलो ना करे, ठीक है, स्वेलो नहीं करेगा, तो फिर क्या होगा? एमनियोटिक फ्लूइड एबनॉर्मलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड का जो जितना होना चाहिए उस एट टर्म अगर हम बात करें तो 600 to 800 ml, उससे ज्यादा हो जाएगा तो ये एबनॉर्मलिटी हो जाएगी। इस वजह से क्या होता है? फीटस जो होता है वो स्वेलो करता है। क्लियर है? स्वेलो करता है। और इसको एब्जॉर्प्शन कौन करता है? तो जीआईटी जो होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम उसका, फीटस का, वही इसको एब्जॉर्ब करता है। ये और ये इसके डेवलपमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जीआई सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए भी एमनियोटिक फ्लूइड जो रहता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर है? इसीलिए यहाँ पे जो स्वेलो जो करता है पर डे 400 to 700 ml, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट है, in following which statement is not true regarding amniotic fluid? A term it measure about 600 to 800 ml. It is alkaline in nature. Specific gravity 1.010. In near term its color is golden. आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा?
कौन सी बात यहाँ पे गलत बताई जा रही है ये पूछा गया है, आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा। तो देखिए नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड जो रहता है उसकी कलर की अगर मैं बात करूं, कलर जो रहता है वो पेल स्ट्रो कलर होता है। कैसा होता है? नियर टर्म जो होता है वो पेल स्ट्रो कलर रहता है। लेकिन यहाँ पे गोल्डन कलर बताया गया है। गोल्डन कलर जो रहता है वो RH इनकॉम्पिटिबिलिटी में रहता है, RH इनकॉम्पिटिबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे 600 800 करेक्ट चीज है। एल्केलाइन नेचर होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इतनी होती है, लेकिन नियर टर्म गोल्डन कलर नहीं होता है, पेल स्ट्रो कलर होता है। RH इनकॉम्पिटिबिलिटी अगर होती है तो ही गोल्डन कलर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द नॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड व्हेन द बैग ऑफ वाटर रप्चर एज लाइक वाटर, ब्लूइश, ब्राउनिश या येलोइश। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा। चलिए आंसर करिएगा। तो देखिए एट टर्म जो रहता है, एट टर्म अभी मैंने बताया कि पेल स्ट्रॉ कलर रहता है, लेकिन जैसे ही डिलीवरी का टाइम पास आता है, ठीक है, डिलीवरी का टाइम जो रहता है वो पास आने लगता है, वैसे वैसे ये जो इसका कलर होता है वो क्लियर वाटर की तरह होता है, लाइक वाटर, पानी जैसा होता है, बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पे राइट आंसर लाइक वाटर। ब्लूइश बिल्कुल नहीं होता है, ब्राउनिश भी नहीं होता है, येलोइश भी नहीं होता है। तो यहाँ पे नॉर्मल कलर क्या होता है इसका? एज लाइक वाटर। ठीक है, उसके अलावा कोई अगर कलर के अंदर चेंजेस होता है, क्लियर है, जैसे कि फीटस डिस्ट्रेस होता है तो मेकोनियम एस्पिरेट कर देता है, तो ग्रीन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड होता है। अगर पोस्ट मेच्योरिटी हो जाती है, 42 वीक से ज्यादा हो जाते हैं, तो उसमें येलोइश ग्रीनिश कलर आ जाता है, येलोइश सेफ्रॉन कलर जो होता है वैसे टाइप का दिखाई देता है। अगर गोल्डन कलर होता है तो RH इनकॉम्पिटिबिलिटी में गोल्डन कलर का दिखाई देता है। क्लियर? एक्सक्यूज। नेक्स्ट, which of the following best describe the characteristics of normal amniotic fluid? Clear, dark, amber and contain shred of mucus. B, straw colored, clear and contain shred of mucus. Milky, greenish yellow and contain shred of mucus. Greenish yellow, cloudy, contain little white speck. आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। यस, पूछा गया है कि नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, जल्दी से आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा। तो अभी हमने पढ़ा, ऑप्शन देख लेते हैं। ग्रीनिश येलो नहीं होगा, पोस्ट मैच्योरिटी में होता है। मिल्की ग्रीनिश येलो, कंटेन श्रेड ऑफ म्यूकस, नो। क्लियर डार्क अंबर कलर नहीं होता है, स्ट्रॉ कलर होता है, एंड क्लियर कंटेन श्रेड ऑफ म्यूकस। तो स्ट्रॉ कलर इज द करेक्ट आंसर, नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड। नेक्स्ट, इन पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी यूजुअली लाइकर एमनी, डिमिनिश, रिमेन सेम, एडिक्वेट या नथिंग सिग्निफिकेंट। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा। तो देखिए एट टर्म, ठीक है, एट टर्म जब होता है तब मैंने बताया 600 टू 800 ml तक एमनियोटिक फ्लूइड इसका नॉर्मल रहता है। क्लियर है, लेकिन अगर 42 वीक से ज्यादा हो जाते हैं, 42 वीक से ज्यादा हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि फीटस जो है वो अपना यूरिन प्रोडक्शन कम कर देता है। ठीक है, फीटस में यूरिन का जो प्रोडक्शन होता है वो रिड्यूस हो जाता है, और वो रिड्यूस होगा तो फिर एमनियोटिक फ्लूइड भी कम होगा, तो अप्रोक्सीमेटली कम होके लगभग 200 ml हो जाता है नॉर्मली, इसीलिए डिमिनिश होता है। ठीक है, तो ए करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। यस, अब आप लोगों ने अभी तक नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। 1 ईयर की वैलिडिटी है, 200 पेपर आपको मिल रहे हैं टेस्ट की तरह सेट किए हुए, और उसमें रैशनल भी आपको मिलेगा 1 साल की वैलिडिटी के साथ में। तो इतना अच्छा ऑफर आपके लिए है, बस आपको पढ़ना है, और वो पेपर प्रीवियस ईयर के पेपर हैं तो आपके लिए ये फायदा ही करेंगे, टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट, नॉर्थ सेट 11 की प्रिपरेशन करना चाहते हो आप
तो अभी से तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। अगर आपका टारगेट नॉट सेट 11 है तो उसके लिए 1 अप्रैल से लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच स्टार्ट हो रहा है, तो अपने आप को अभी रजिस्टर्ड कीजिए क्योंकि लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल। और रजिस्टर्ड करने के लिए इसी नंबर पे हमें कांटेक्ट करना है। और मॉसबी का रैपिड रिवीजन करना चाहते हैं, ठीक है, एम्स के एक्सपर्ट के द्वारा रिकॉर्ड किया गया है, तो आप रैपिडली उसको रिवाइज करना चाहते हैं तो भी वो ऐप पर अवेलेबल है, तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं वीडियो देख के। और अगर आपको बुक नहीं पढ़ा जाता है, क्योंकि मॉसबी पढ़ेंगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और बने रहिए। और जीएमसी उधमपुर, जीएमसी हांडवारा और आपके जेके एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोर्स टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जल्दी से ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाइए। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।